हेलो बच्चों। तो लास्ट क्लास में हम रबर के बारे में पढ़ रहे थे और हमने प्राकृतिक और कृत्रिम यानी कि संश्लेषित दोनों प्रकार की रबर कंप्लीट कर ली थी। इसमें जो सिंथेटिक रबर थी हमारी, उसमें हमने 5-6 प्रकार की रबरों को सहबहुलीकरण के द्वारा बना लिया था। आज की क्लास में हम इस चैप्टर का इम्पोर्टेंट टॉपिक, जहाँ से कई बार क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं, एकलक इकाई भी और बहुलक इकाई भी पूछी जाती हैं, उस टॉपिक को कंप्लीट करेंगे कि औद्योगिक महत्व के हमारे कौन कौन से बहुलक होते हैं जो हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंस रखते हैं। तो टॉपिक है हमारा औद्योगिक महत्व के बहुलक। औद्योगिक महत्व के बहुलक जो उद्योगों में काम आते हैं। देखो, इसमें पहला आता है आपका औद्योगिक महत्व के बहुलकों में पॉलीथीन या पॉलीएथिलीन। पॉलीथीन या पॉलीएथिलीन। अब पॉलीथीन या पॉलीएथिलीन क्या होता है? तो पॉली यानी अनेक और एथीन यानी कि CH2 डबल बॉन्ड CH2। पॉलीथीन मेनली दो प्रकार की होती है आपकी। एक तो होती है अल्प घनत्व पॉलीथीन और दूसरी होती है उच्च घनत्व पॉलीथीन। अल्प घनत्व पॉलीथीन को हम लो डेंसिटी पॉलीइथाइलिन और उच्च घनत्व पॉलीथीन को हाई डेंसिटी पॉलीइथाइलिन बोलते हैं। ये इनके शॉर्ट फॉर्म है और शॉर्ट फॉर्म से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, इसलिए इनको आप याद रखोगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट बात अब आती है, ये जो नाम से स्पष्ट है कि उच्च घनत्व पॉलीथीन और अल्प घनत्व पॉलीथीन, तो इनका मतलब क्या होता है? देखो, लो यानी कि कम, डेंसिटी यानी घनत्व, ऐसी पॉलीथीन जिनका घनत्व कम होता है वो क्या कहलाती हैं? लो डेंसिटी पॉलीइथाइलिन कहलाती हैं। और ऐसी पॉलीथीन जिनका घनत्व उच्च होता है वो हाई डेंसिटी पॉलीइथाइलिन कहलाती है। कैसे? देखो, सबसे पहले मैं अल्प घनत्व पॉलीथीन की बात करता हूं। अल्प घनत्व पॉलीथीन, लो डेंसिटी पॉलीइथाइलिन। तो ये जो अल्प घनत्व पॉलीथीन है, इसका निर्माण तो होगा किससे? एथीन के अणुओं से ही, एन मॉलिक्यूल। और जब इसका बहुलीकरण किया जाएगा, कौन सा बहुलीकरण? एक जैसी सभी एकलक इकाई है तो सम बहुलीकरण होगा। ठीक है, और योगात्मक बहुलीकरण होगा, क्योंकि यहाँ पर जल का अणु या कोई और छोटा अणु बाहर नहीं निकलता है। लेकिन यहाँ पर 1000 से 2000 एटमॉस्फेयर प्रेशर की आवश्यकता होती है, बहुत हाई प्रेशर चाहिए होता है यहाँ पर। ठीक है, इसके अलावा टेम्परेचर लगभग 350 से 370 डिग्री सेंटीग्रेड केल्विन की क्या होती है? आवश्यकता होती है। ठीक है, तो इस टेम्परेचर पर ये अभिक्रियाएं होती हैं और बन क्या जाता है? CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 दोनों ओर फ्री वैलेंसी, ये आपका पॉलीथीन बन जाता है। कौन सा पॉलीथीन बना? अल्प घनत्व। अल्प घनत्व पॉलीथीन का क्या हो गया? निर्माण हो गया। ठीक है, अच्छा, यहां पर ट्रैश ऑफ O2 यानी कि ऑक्सीजन की अल्प मात्रा, ऑक्सीजन की अल्प मात्रा, बहुत सूक्ष्म मात्रा, अत्यधिक कम मात्रा की आवश्यकता भी होती है। इसके अलावा यहाँ पर यह अभिक्रिया किसी परऑक्साइड या परऑक्सी अम्ल की उपस्थिति में संपन्न होती है। जैसे मैं ROOR कह दूं, आपको पता है ये वाला बॉन्ड परऑक्साइड बॉन्ड है। ठीक है, दो ऑक्सीजन पास पास आ जाएं। मैंने बेंजोइल परऑक्साइड भी बताया था आपको, C6H5 C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, C6H5।
ठीक है, तो उसको यूज में ले सकते हो, परऑक्साइड ले सकते हो, या फिर किसी ऑक्साइड की अल्प मात्रा भी यहाँ पर यूज में ली जा सकती है। बस ध्यान देने की बात है, प्रेशर बहुत ही ज़्यादा है, अत्यधिक ज़्यादा प्रेशर पर यह बनता है। ठीक है, अल्प डेंसिटी सॉरी अल्प घनत्व पॉलीइथाइलिन। अब इसमें एक्चुअली होता क्या है, जो अल्प घनत्व पॉलीइथाइलिन होता है, ये अल्प घनत्व पॉलीइथाइलिन में की जो संरचना होती है वो कुछ इस प्रकार से होती है। मैंने आपको पहले ही बताया था, ये शाखित संरचना में पाए जाते हैं। शाखित स्ट्रक्चर में इसकी स्ट्रक्चर होती है। जैसे ये एक बहुलक इकाई है, ठीक है, इसी प्रकार कोई दूसरी बहुलक इकाई इसके नीचे चल रही है, तो इसकी ये शाखाएं इस तरह से। तो अब एक्चुअली क्या होता है कि ये जैसे जैसे ये शाखा और ये वाली शाखाएं जब पास पास आ जाती हैं तो इनमें रिपल्सन लगने लगता है। भाई है तो एटम ही है, तो इनमें क्या लगता है, रिपल्सन लगता है, और रिपल्सन इन प्रतिकर्षण के कारण ये दूर दूर चले जाते हैं। और जब ये दूर दूर चले जाती हैं तो इस कारण जैसे ये एक यहाँ पर है तो ये इस तरह से हो जाती हैं, कुछ एक यूनिट तो यहाँ पर पहुँच जाएगी और दूसरी यूनिट इतनी दूर चली जाएगी। अब इस सिचुएशन में क्या होता है कि द्रव्यमान तो उतना ही है, घनत्व क्या होता है, D बराबर m/b, द्रव्यमान अपॉन आयतन। अब आप आयतन को देखो, आयतन क्या हो चुका है, बहुत ज्यादा हो चुका है। पहले पास पास थी, रिपल्सन के कारण दूर दूर चले गई, तो आयतन तो बढ़ गया, द्रव्यमान उतना ही है। तो एक बात बताओ, नीचे वाली चीज ग्रो करती जा रही है, बढ़ती जा रही है, तो डी पर क्या प्रभाव पड़ेगा भाई, डेंसिटी कम हो जाएगी, और डेंसिटी कम होने के कारण ही इसको क्या बोला जाता है, अल्प, लो। तो ये लो डेंसिटी पॉलीइथाइलिन कहलाती है। इनका वॉल्यूम बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन जो द्रव्यमान होता है वो बहुत कम होता है। मॉलिक्यूल बहुत दूर दूर होते हैं, और मॉलिक्यूल ही दूर दूर होंगे तो आप सोच सकते हो क्या होगा कि कच्ची होंगी ये थैलियाँ। ठीक है, जैसे आप मार्केट में सब्जी लेने जाते हो, और मार्केट में जब आप सब्जी लेने जाते हो तो कई बार साइकिल पर सब्जी की जो थैली टंगी हुई रहती है, हम साइकिल चलाते हुए आते हैं मगन से, या फिर बाइक पर थैली को बांध देते हैं, तो कई बार हत्ते ही घर पर पहुँचते हैं और सब्जियाँ तो रास्ते में गिर जाती हैं। देखा होगा आपने, ठीक है। या इसके अलावा वो थैलियाँ प्लास्टिक की जिनमें से आर पार दिखाई दे जाता है, ट्रांसपेरेंट होती हैं, पारदर्शी होती हैं, वो भी लो डेंसिटी पॉलीइथाइलिन ही आपकी होती हैं। यानी कि जिनमें ज़्यादा सामान भर दिया जाए तो खिंचकर फट जाती हैं, वो लो डेंसिटी पॉलीइथाइलिन ही होती हैं आपकी। इनका जो उपयोग है मेनली प्लास्टिक की चद्दर बनाने में, थैलियाँ बनाने में, ठीक है, बरसाती कोट बनाने में भी उपयोग में ले लिए जाती हैं इनको। ठीक है, तो पाइप बनाने में, जो नॉर्मल हल्के पाइप आते हैं बच्चों के खिलौने हल्के वाले, उनको बनाने में इनका उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो स्ट्रक्चर तो मैं मिटा रहा हूँ, आपको समझ में आ गया होगा। लो डेंसिटी क्यों बोला जाता है, क्योंकि वॉल्यूम बहुत ज़्यादा होता है, इस कारण डेंसिटी की वैल्यू कम हो जाती है। ठीक है, तो इनका उपयोग किस में किया जाता है, लो डेंसिटी पॉलीइथाइलिन का उपयोग तो पाइप बनाने में, चद्दर बनाने में, ठीक है, इसके अलावा बच्चों के खिलौने जो हल्के वाले आते हैं वो, ठीक है, बरसाती कोट, ठीक, जो देखा होगा ना त्रिपाल वगैरह आते हैं, नॉर्मल कट्टे वगैरह आते हैं, तो उनको बनाने में इनका उपयोग किया जाता है। कौन सा, लो डेंसिटी पॉलीइथाइलिन। और पॉलीथीन की थैलियाँ तो आपने देखी हैं, जो हल्की वाली आती हैं, यानी कि जिनमें से होकर लाइट आर पार दिखाई दे जाती है। हमें बल्ब को देख लो, अब वो आर पार दिखाई दे रहा है आपको, तो इसका मतलब वो लो डेंसिटी पॉलीइथाइलिन है। इनको समझने के लिए आपको अलग से कोई बुद्धि लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि लो डेंसिटी पॉलीइथाइलिन हमारे हाथ में आते ही हमें पता चल जाता है कि ये अल्प घनत्व पॉलीथीन है। ठीक है, आई होप समझ में आ रहा होगा आपके, क्योंकि दैनिक जीवन में बहुत ज़्यादा काम में आती हैं प्लास्टिक की थैलियाँ। हमारे सब्जी लाते हैं या कोई भी सामान लेके आते हैं, वो अल्प घनत्व पॉलीथीन ही हमारी होती हैं। ठीक है, बात आती है कि जो अल्प घनत्व पॉलीथीन होती है आपकी, ये लो डेंसिटी पॉलीइथाइलिन का जो गलनांक होता है, यानी कि यह लो डेंसिटी पॉलीइथाइन 110 डिग्री से 115 डिग्री, 110 से लगभग 125 डिग्री सेंटीग्रेड का ताप सहन कर लेती है। मतलब ये इसका गलनांक बिंदु होता है कि इतने ताप पर ये सहन कर सकती है, ये इसका गलनांक है। ठीक है, और यहाँ पर सॉरी मैंने 370, ये 350 से और 570 केल्विन होता है, डिग्री सेंटीग्रेड तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा।
तो 350 से 570 केल्विन पर होता है और 110 से 125 डिग्री सेंटीग्रेड ताप ये सहन कर लेती है, मतलब ये इसका मेल्टिंग पॉइंट है, इतने पर ये पिघलने लग जाती है। इसके अलावा कमरे के ताप पर जो विलायक होते हैं उनमें विलेयशील नहीं होती है, विलायकों में विलेयशील नहीं होती, कौन सी? लो डेंसिटी पॉलीइथाइलिन। तथा उच्च ताप पर या लेकिन उच्च ताप पर CCl4, टोलुइन, जाइलीन इत्यादि में विलेयशील होती हैं। ठीक है, इनमें क्या होती है? ये विलेयशील होती है, लो डेंसिटी पॉलीइथाइलिन। क्लियर है यहाँ तक? चलो, तो ये अपनी बात हो गई लो डेंसिटी पॉलीइथाइलिन। मैं एक बार फिर रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान देना। अल्प घनत्व पॉलीथीन में जो मॉलिक्यूल होते हैं एथीन का, उनका वॉल्यूम बहुत ज़्यादा होता है, शाखित श्रृंखला होने के कारण ये दूर दूर चली जाती हैं, और शाखा दूर दूर जाने के कारण वॉल्यूम तो बढ़ जाता है लेकिन मॉलिक्यूलर वेट उतना ही रहता है, जिससे डेंसिटी का मान घट जाता है। इस कारण तो इसको अल्प घनत्व पॉलीथीन बोलते हैं। जब एथीन के अणुओं का कौन सा समवयोगात्मक बहुलीकरण किया जाता है तो अल्प घनत्व पॉलीथीन का क्या हो जाता है? निर्माण हो जाता है। और यहाँ पर बहुत हाई प्रेशर 1000 से 2000 एटमॉस्फेयर की क्या होती है? आवश्यकता होती है, और टेम्परेचर 350 से 570 केल्विन की रिक्वायरमेंट होती है। और O2 की अल्प मात्रा लगभग 0.03% से लगभग 0.1% की यहाँ पर रिक्वायरमेंट होती है O2 की या परऑक्साइड की, और अल्प घनत्व पॉलीथीन आपकी बन जाती है। ये 110 से 125 डिग्री सेंटीग्रेड के मध्य इसका गलनांक बिंदु होता है। पाइप, चद्दर, खिलौने, बरसाती कोट, केवल इत्यादि के निर्माण में इसका उपयोग लिया जाता है। कमरे के ताप पर विलेयशील ये नहीं होती है, लेकिन उच्च ताप पर जैसे CCl4 है, टोलुइन है, जाइलीन है इत्यादि में ये क्या हो जाती है? विलेयशील हो जाती है। तो ये आपकी लो डेंसिटी पॉलीइथाइलिन। क्लियर? चलो, नेक्स्ट अब बात करते हैं हम उच्च घनत्व पॉलीथीन की। तो उच्च घनत्व पॉलीथीन क्या होती है? देखो, मैं यहां से अरेंज कर रहा हूं। ठीक है, नेक्स्ट बात आती है आपकी सेकंड नंबर पर उच्च घनत्व पॉलीथीन या पॉलीइथाइलिन, हाई डेंसिटी पॉलीइथाइलिन। क्लियर? अब क्लियर तो यही है कि CH2 डबल बॉन्ड CH2 और क्या बनेगा? CH2 सिंगल बॉन्ड होल पावर N, और ये बन जाएगी हाई डेंसिटी पॉलीइथाइलिन। अब एक्चुअली ये जो उच्च घनत्व पॉलीथीन है, इसकी स्ट्रक्चर जो होती है वो रेखीय होती है इस तरह से। जो बहुलक श्रृंखलाएं हैं वो एक के ऊपर एक क्या व्यवस्थित होती चली जाती हैं, और इनमें किसी प्रकार का रिपल्सन नहीं लगता क्योंकि शाखा तो है नहीं है। तो एक के ऊपर एक, फिर इसके ऊपर दूसरी, फिर तीसरी, फिर चौथी, इस तरह से एक के ऊपर एक आती चली जाती हैं। इस कारण तनन क्षमता, कठोरता, सामर्थ्य ये सभी इनकी बहुत ज़्यादा हो जाती हैं, और ये इसी कारण हाई डेंसिटी पॉलीइथाइलिन कहलाती हैं। अब यहाँ पर क्या होता है कि D बराबर M/B ये डेंसिटी होती है। अब वॉल्यूम यहाँ पर कम है, क्यों? क्योंकि एक के ऊपर एक व्यवस्थित होती जा रही है, तो वॉल्यूम तो बढ़ेगा नहीं, तो वॉल्यूम कम है। और एक के ऊपर एक जैसे जैसे ये आती जाएंगी तो मॉलिक्यूलर वेट बढ़ता चला जाएगा, और वेट बढ़ रहा है, वॉल्यूम कम है, तो डेंसिटी के मान में क्या हो जाएगी? थोड़ी सी वृद्धि। और डेंसिटी यदि बढ़ जाएगी तो इसका नाम इसीलिए क्या कर दिया जाएगा? हाई डेंसिटी पॉलीइथाइलिन। अब प्लास्टिक की बोतलियाँ, जैसे गाँव में देखा होगा ना, कई बार बच्चे बैग लेके नहीं आते और पूरी साल भर एक जो प्लास्टिक की थैली आती है 5 या 10 रुपए वाली, उसमें 2 कॉपी और 2 किताब, एक पेन रख के और कांख में दबा के और चले आते हैं।
देखा होगा आपने छोटे बच्चे करते हैं ऐसे। या फिर हम मार्केट में रात जाते हैं और कोई साड़ी वगैरह या पैंट शर्ट वगैरह जो लेते हैं तो बहुत मजबूत वाली थैलियाँ जो देते हैं भाई, जिसमें तुम सब्जी लेके आते हो उस थैली को तो अपन फेंक देते हैं नॉर्मली, क्योंकि बहुत ज़्यादा काम की नहीं होती है। लेकिन यदि हम कोई कपड़े वगैरह लेके आते हैं और जो मोटी वाली थैली हमें दी जाती है स्टैंडर्ड क्वालिटी की, उसे हम संभाल के रख लेते हैं कि आगे कुछ काम आएगी। तो वो थैलियाँ आपकी कौन सी होती हैं? हाई डेंसिटी पॉलीइथाइलिन। उसमें दुनिया भर का सामान आप रख देते हो लेकिन फिर भी फटने की संभावना बहुत कम होती है। ये ट्रांसपेरेंट नहीं होती हैं, आर पार इनमें से नहीं देखा जाता क्योंकि थोड़ी मोटी होती हैं ये, ठीक है। तो ये होती हैं आपकी हाई डेंसिटी पॉलीइथाइलिन। अच्छा, अब बात ये आती है कि दोनों का फॉर्मूला सेम है। देखो आप, दोनों की एकलक इकाई कौन सी है? एथीन। एकलक इकाई कौन सी है? एथिन, ठीक है। और बहुलक इकाई कौन सी है? पॉलीथीन। तो फिर अंतर क्या है? तो अंतर क्या हुआ, एक जिगलर नाटा नाम का साइंटिस्ट हुआ था, जिगलर नट्टा या नाटा, कैटलिस्ट, उत्प्रेरक। अब कैटलिस्ट तो इसका नाम दे दिया, साइंटिस्ट का नाम था जिगलर नाटा। इस जिगलर नाटा ने ये कमाल कर दिया, और जब इसमें कन्वर्ट किया था तो जो प्रेशर 1000 से 2000 एटमॉस्फेयर था, जो बहुत ज़्यादा होता है, उस प्रेशर को ये ले आया 6 से 7 एटमॉस्फेयर पर। सोचो, कमाल की बात कर दी। 1000 से 2000 एटमॉस्फेयर था, उसको केवल कितने पर ले आया? 6 से 7 एटमॉस्फेयर पर। और जो टेम्परेचर यहाँ पर रिक्वायरमेंट थी, यहाँ पर 350 से 570 है, और यहाँ पर टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट 333 केल्विन से 343 केल्विन, लगभग अप्रॉक्सीमेट सेम सा ही है, ज़्यादा अंतर नहीं है। लेकिन एटमॉस्फेयर देखो, प्रेशर को देखो, वायुमंडल या दाब को तो इसने बहुत कम कर दिया, ठीक है। और इसी कारण इस जिगलर नाटा को इस काम को करने के लिए नोबेल प्राइज भी दिया गया था, ठीक है। नोबेल प्राइज लिया हुआ है इसने। तो इसने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट काम कर दिया, जो अल्प घनत्व पॉलीथीन को हाई डेंसिटी पॉलीइथाइलिन में बदल दिया, और एटमॉस्फेयर कम करके, और ठीक है, यहाँ पर तो ज़्यादा चीज़ें देनी पड़ रही है जब कच्ची थैलियाँ बन रही हैं, और यहाँ मजबूत थैलियाँ बन रही हैं या मजबूत चीज़ें बन रही हैं। किससे? कि हमने यहाँ पर प्रेशर भी कैसा दिया है? कम, और टेम्परेचर भी कैसा दिया है? अप्रॉक्सीमेट कम दिया है उसकी तुलना में। फिर भी यहाँ पर क्या है? डेंसिटी कैसी हो गई? हाई हो गई, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट बात ये आती है कि जो उच्च घनत्व पॉलीथीन होती है आपकी, ये लगभग आपकी 144 से 150 डिग्री सेंटीग्रेड के मध्य इसका क्या होता है? गलनांक होता है। 144 से 150 डिग्री सेंटीग्रेड के मध्य इसका गलनांक होता है। ये पॉलीथीन आपकी क्रिस्टलीय होती है। इसकी तनन क्षमता या तनन सामर्थ्य, गलनांक, क्वथनांक, ठीक है, कठोरता, विलायकों के प्रति प्रतिरोधकता, ये सभी आपकी अल्प घनत्व पॉलीथीन से ज़्यादा होती हैं। ऑब्वियसली बात है, जब डेंसिटी ज़्यादा है तो ये सब चीज़ें तो ज़्यादा होंगी ही होंगी, ठीक है। अच्छा, एक शब्द आया जिगलर नाटा उत्प्रेरक। तो जिगलर नाटा तो साइंटिस्ट का नाम था, इसने अपने नाम पर एक उत्प्रेरक दे दिया, तो इसका फॉर्मूला इंपॉर्टेंट होता है, ये हमको आना चाहिए। तो जिगलर नाटा उत्प्रेरक का फॉर्मूला होता है आपका C2H5, इसको बोला जाता है एथिल का होल्ट्राइस Al। तो ट्राई एथिल एल्यूमिनियम, क्या बोला मैंने? ट्राई एथिल एल्यूमिनियम प्लस टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड, ये आपका क्या होता है? जिगलर नाटा उत्प्रेरक। ट्राई, 3 को ट्राई बोलते हैं, C2H5 को एथिल बोलते हैं, तो ट्राई एथिल एल्यूमिनियम और टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड, इन दोनों का मिश्रण क्या कहलाता है? जिगलर नाटा उत्प्रेरक कहते हैं, और इसे केमिस्ट्री का छोटा जादूगर भी बोल दिया जाता है। तो ये होती है आपकी उच्च घनत्व पॉलीथीन। क्लियर है? और यहां अगर आपका पॉलीथीन टॉपिक कंप्लीट हो जाता है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं, अच्छा इसका उपयोग क्या होता है हाई डेंसिटी पॉलीइथाइलिन का? तो इसका उपयोग है मेनली जो मजबूत पाइप आते हैं, ठीक है, केबल आती हैं, उनको बनाने में, मजबूत प्लास्टिक की थैलियाँ बनाने में, या फिर बच्चों के जो महंगे खिलौने आते हैं वो भी इन्हीं के बने हुए आते हैं। तो कुल मिलाकर जो गारंटी वाले आइटम आते हैं ना, हैवी,
वो तो होते हैं हाई डेंसिटी पॉलीइथाइलिन में, और जो हल्के आइटम आते हैं कच्चे सस्ते वो होते हैं आपके लो डेंसिटी पॉलीइथाइलिन में। एक खिलौना 5 रुपये का आ जाता है और एक खिलौना 50 रुपये का आता है, तो हो सकता है 50 वाला भी इसी का ही हो, लेकिन उस जैसा ही एक खिलौना 10 रुपये का है और वही उस जैसा ही खिलौना यदि कोई 100-200 रुपये का आ रहा है तो वो 100-200 वाला हाई डेंसिटी पॉलीइथाइलिन है और सस्ता वाला अल्प घनत्व पॉलीथीन है। ठीक है, किसी दुकान पर जाकर थैली मांगना, यदि कोई फ्री में दे दे तो समझ जाना अल्प घनत्व पॉलीथीन है, और कहे 5 रुपये या 10 रुपये की है तो समझ जाना हाई डेंसिटी पॉलीइथाइलिन है। इससे बढ़िया एग्जाम्पल कुछ नहीं हो सकता इसका। ठीक है, चलो नेक्स्ट बात आती है आपकी, पॉलीथीन कंप्लीट हो चुकी है, अब हम लेते हैं पॉलीवाइनिल क्लोराइड, दूसरा औद्योगिक महत्व का बहुलक है। आप इसे स्क्रीनशॉट लेकर उतार लिया करो, मेरे को ध्यान नहीं रहता है और मैं मिटाने को होता हूँ। ठीक है, उतार रहे हो तो उतारो। क्लियर, चलो हाँ भाई, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पॉलीवाइनिल क्लोराइड। देखो, पॉलीवाइनिल क्लोराइड की एकलक इकाई जो है क्या हो जाएगी, वो वाइनिल क्लोराइड। पॉलीवाइनिल क्लोराइड की जो एकलक या मोनोमर इकाई है वो क्या है, वाइनिल क्लोराइड। CH2 डबल बॉन्ड CH और नीचे आपका क्या आ जाएगा, Cl। ठीक है, नेक्स्ट बात आती है आपकी कि बनाया कैसे जाता है, तो CH2 डबल बॉन्ड CH, नीचे आपका Cl, और कितने मॉलिक्यूल ले लोगे आप, N। आपको पता है बहुलक निर्माण में करना क्या होता है, ये डबल बॉन्ड फ्री हो जाएगा दोनों साइड, तो CH2 सिंगल बॉन्ड CH और नीचे आपका Cl और होल पावर क्या लग जाएगा, N। ठीक, अच्छा यहाँ पर भी परऑक्साइड की प्रेजेंस होना आवश्यक है, यानी कि ये भी परऑक्साइड की प्रेजेंस में ही बनता है पॉलीवाइनिल क्लोराइड। अच्छा, नाम आपने बहुत सुना होगा पॉलीवाइनिल क्लोराइड। ठीक है, ये तो आपका क्या है, वाइनिल क्लोराइड, और बन क्या गया, पॉलीवाइनिल क्लोराइड, ये आपका बन चुका है। ठीक है, तो वाइनिल क्लोराइड और पॉलीवाइनिल क्लोराइड। पॉलीवाइनिल क्लोराइड का नाम PVC शॉर्ट फॉर्म होती है इसकी, और शॉर्ट फॉर्म जरूर याद होनी चाहिए भाई, सभी की पूछी जाती हैं। तो पॉलीवाइनिल क्लोराइड आपने PVC खूब सुना होगा। जो ये वायर होते हैं ना हमारे, इलेक्ट्रिसिटी जिनका फ्लो होता है हमारे घर में, उनके ऊपर वो रबड़ सी लगी हुई आती है, प्लास्टिक सी लगी हुई आती है, वो अधिकतर पॉलीवाइनिल क्लोराइड ही होती है। और इसका उपयोग भी काफ़ी मात्रा में किया जाता है, क्या बनाने में, आपके तरह तरह के केबल बनाने में, चद्दर बनाने में, खिलौने बनाने में, पाइप बनाने में भी इसका उपयोग होता है। ठीक है, नॉर्मली प्लास्टिक का उपयोग भाई यही है सभी। ठीक है, तो क्या उपयोग है, तो पाइप बनाने में, चद्दर बनाने में, खिलौने बनाने में, बरसाती कोट बनाने में, ठीक है, और कुछ रह गए हो तो इत्यादि बनाने में, इत्यादि में सभी कुछ आ जाते हैं। ठीक है, तो इन सभी के निर्माण में इसका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट बात आती है कि ये जो पॉलीवाइनिल क्लोराइड होता है आपका, ये चमकीला, कठोर, चमकीला होता है, कठोर होता है, दृढ़ होता है। ठीक है, और क्रिस्टलीय रूप में पाया जाता है। ठीक है, चमकीला, कठोर, दृढ़, क्रिस्टलीय होता है। क्लियर। अच्छा, दूसरी बात क्या है, जो पॉलीवाइनिल क्लोराइड है, ये पॉलीवाइनिल क्लोराइड जो पॉलीमर है आपका, ये एल्कोहल, जल व अन्य विलायक में विलय नहीं होता है, अन्य विलायकों में विलय नहीं होता है। और साथ में एक चीज और, 20 डिग्री सेंटीग्रेड ताप तक
अम्ल व क्षारों से अप्रभावित रहता है। अम्ल व क्षारों से कैसा रहता है? अनअफेक्टेड रहता है, यानी कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। लेकिन यदि टेम्परेचर उससे ज़्यादा हो जाएगा तो इस पर इफेक्ट पड़ने लग जाता है। ठीक, नेक्स्ट बात, पॉलीवाइनिल क्लोराइड जो होता है, यदि इसका क्लोरीनीकरण कर दिया जाए तो क्लोरीनीकृत, इंपॉर्टेंट है ये, क्लोरीनीकृत पॉलीवाइनिल क्लोराइड का निर्माण होता है। अब एक छोटी सी टिप्पणी आपसे पूछी जा सकती है कि क्लोरीनीकृत पॉलीवाइनिल क्लोराइड क्या होता है, या क्लोरीनीकृत पीवीसी किसे कहते हैं? तो जब पीवीसी का क्लोरीनीकरण किया जाता है, पीवीसी का क्लोरीनीकरण करने पर, पीवीसी का क्लोरीनीकरण करने पर क्लोरीनीकृत पीवीसी प्राप्त होता है, जिसका उपयोग क्या है, जो चिपकाने वाले पदार्थ होते हैं उनके लेपन में किया जाता है। यानी कि चिपकाने वाला पदार्थ बन जाता है, किसी चीज़ को चिपकाने के लिए जो लेप लगाया जाता है ना, वो लेप होता है एक तरीके से। तो क्लोरीनीकृत पीवीसी क्या होता है? जब पीवीसी का क्लोरीनीकरण किया जाता है, मतलब पॉलीवाइनिल क्लोराइड की अभिक्रिया क्लोरीन के साथ की जाती है, तो उसका क्लोरीनीकरण हो जाता है, और जो प्राप्त उत्पाद होता है उस उत्पाद को हम क्लोरीनीकृत पीवीसी के नाम से जानते हैं। तो ये क्लोरीनीकृत पीवीसी हमें प्राप्त हो जाता है, और चिपकाने वाले पदार्थों में या उनके लेपन में इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है। अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट बात, एस्टर में पीवीसी को प्लास्टिसाइजर के रूप में मिलाया जाता है, प्लास्टिसाइजर के रूप में मिलाया जाता है। और जब इसे प्लास्टिसाइजर के रूप में हम मिलाते हैं तो प्लास्टिसाइजर के रूप में मिलाने पर क्या होता है कि प्लास्टिसाइजर कह लो या प्लास्टिक कर्मक कह सकते हो, एक ही बात है। तो इस तरह से इसको मिलाने पर जो एस्टर होता है ना, वो मुलायम हो जाता है, नर्म हो जाता है। और एस्टर जब मुलायम या नर्म हो जाता है तो उसका उपयोग क्या है, लेदर की तरह किया जाता है, चमड़े की तरह किया जाता है। इसे विनाइल लेदर भी बोल दिया जाता है, या एक तरह से मुलायम लेदर बोल दिया जाता है, कि मिलाया जाता है, जिसका उपयोग विनाइल लेदर के रूप में किया जाता है, जिसका उपयोग हम किस रूप में करते हैं, विनाइल लेदर के रूप में करते हैं। अब इसका फायदा क्या होता है, तो जो बरसाती कोट होते हैं या फिर हैंडबैग होते हैं, ठीक है, या फर्श की जो पॉलिश होती हैं, उनको बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। या विनाइल लेदर या विनाइल चमड़ा बोल सकते हो, विनाइल चमड़े के रूप में किया जाता है, जिससे फर्श की पॉलिश, बरसाती कोट, हैंडबैग इत्यादि का निर्माण किया जाता है। और सबसे लास्ट बात क्या है कि ये जो पॉलीवाइनिल क्लोराइड होता है, 200 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर इसका निम्नीकरण होने लग जाता है, मतलब ये विघटित होने लग जाता है, टूटने लग जाता है। तो 200 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर के ताप पर इसका निम्नीकरण हो जाता है। निम्नीकरण मतलब टूटने लग जाता है, विघटित होने लग जाता है, जिससे HCl हाइड्रोजन क्लोराइड गैस मुक्त होती है। अब इसे रोकने के लिए इसमें कुछ स्थायी कारक पदार्थ मिला दिए जाते हैं जो इस प्रक्रिया को कम करने का कार्य करते हैं। तो ये आपकी क्या, पॉलीवाइनिल क्लोराइड, काफी बड़ा टॉपिक है। ठीक है, देखोगे पॉलीवाइनिल क्लोराइड, इसकी एकलक इकाई यानी कि मोनोमर क्या होता है, वाइनिल क्लोराइड। जब वाइनिल क्लोराइड के N मॉलिक्यूल का बहुलीकरण किया जाता है, कौन सा बहुलीकरण, सभी एकलक इकाई एक जैसी हैं तो समबहुलक, और कोई सह उत्पाद नहीं बन रहा है तो योगात्मक बहुलीकरण।
ठीक है। तो समयोगात्मक बहुलीकरण किया जाता है तो इस सिचुएशन में क्या होता है, पॉलीवाइनिल क्लोराइड यानी कि पीवीसी का निर्माण हो जाता है। पाइप, चद्दर, खिलौने, ठीक है, इनको बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। चमकीला होता है, कठोर होता है, दृढ़ होता है, तनन सामर्थ्य इसकी उच्च होती है। ठीक है। विनाइल क्लोराइड हुआ आपका, और लिख सकते हो आप चाहो तो, विनाइल क्लोराइड कॉमा एल्कोहल, जल व अन्य विलायकों में ये विलयशील नहीं होता है और 20 डिग्री सेंटीग्रेड से ताप तक तो ये सहन कर लेता है। उससे ज़्यादा ताप है तो ये अम्ल क्षारों से प्रभावित हो जाता है। 20 डिग्री सेंटीग्रेड तक ये अम्ल और क्षारों का इन पर कोई प्रभाव नहीं होता है। ठीक है। और यदि पीवीसी का क्लोरीनीकरण कर दिया जाए, उसकी अभिक्रिया क्लोरीन से करवा दी जाए तो क्लोरीनीकृत पीवीसी का निर्माण होता है, जिसका उपयोग किसमें किया जाता है, चिपकाने वाले पदार्थों के लेपन में किया जाता है। ठीक है। इसके अलावा एस्टर में इसे मिला दिया जाए तो ये प्लास्टिक कर्मक का काम करता है, एस्टर को नर्म मुलायम कर देता है और उस एस्टर का उपयोग या नर्म मुलायम एस्टर का उपयोग किया जाता है चमड़े के रूप में, लेदर के रूप में। उसे बोला जाता है विनाइल चमड़ा या विनाइल लेदर बोला जाता है। ठीक है। और उसका उपयोग क्या है, बरसाती कोट बनाने में कर लिया जाता है, हैंडबैग बनाने में, फर्श की पॉलिश बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है। और 200 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर ये विघटित होने लग जाता है, टूटने लग जाता है, और जब ये टूटेगा तो इसमें से हाइड्रोजन क्लोराइड गैस मुक्त होती है और HCl गैस मुक्त होने के कारण ये काम का नहीं रहता है, क्योंकि विघटित होगा तो इसमें कुछ स्टेबलाइजर कारक डाल दिए जाते हैं, स्थायी कारक डाले जाते हैं, जिससे ये प्रोसेस रुक जाती है। तो ये आपकी पीवीसी हुई। क्लियर है। चलो ठीक है। पीवीसी के बाद अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉलीमर औद्योगिक महत्व का, जो होता है पॉलीएस्टर। मेनली हमें पॉलीएस्टर के रूप में टेरिलीन या डेक्रोन को पढ़ना है, लेकिन पॉलीएस्टर बनाए कैसे कैसे जाते हैं, किन किन चीज़ों का यूज किया जाता है या कौन कौन सी एकलक इकाई काम में ली जाती है, तो उनको देखते हैं पहले हम। याद हो तो हम संघनन बहुलीकरण में ये बात देख चुके हैं वैसे, लेकिन एक बार हम इसको और देखते हैं। तो इसको भी मैं साफ कर देता हूँ और टॉपिक है अब हमारा पॉलीएस्टर। देखो पॉलीएस्टर जो है, इसमें सबसे पहले हम पॉलीएस्टर बना सकते हैं। पॉली यानी अनेक और एस्टर, एस्टर आप जानते हो COOR को बोला जाता है। तो पॉलीएस्टर सबसे पहले हम बना सकते हैं डाई कार्बोक्सिलिक अम्ल और डाईऑल को अटैच करके। डाई कार्बोक्सिलिक अम्ल प्लस डाईऑल, इससे पॉलीएस्टर बनाया जा सकता है। नंबर 2 पर डाई एस्टर प्लस डाईऑल, इससे भी बनाया जा सकता है। और नंबर 3 पर आपका आ जाता है डाई हाइड्रोक्सिलिक एसिड, इसके द्वारा भी पॉलीएस्टर का निर्माण किया जा सकता है। ठीक है। सबसे फर्स्ट हम लेते हैं डाई कार्बोक्सिलिक अम्ल प्लस डाईऑल। डाई कार्बोक्सिलिक अम्ल प्लस डाईऑल। डाई कार्बोक्सिलिक अम्ल यानी कि 2 कार्बोक्सिलिक समूह उपस्थित होंगे और डाईऑल का मतलब 2 एल्कोहल समूह इसमें उपस्थित होंगे। डाई कार्बोक्सिलिक एसिड और डाईऑल के संयोग से क्या बन जाता है आपका पॉलीएस्टर। देखो कैसे, सबसे पहले मैं यहाँ पर ले लेता हूँ डाई कार्बोक्सिलिक एसिड को ही, R मतलब चेन और इस पर C डबल बॉन्ड OH और इधर भी C डबल बॉन्ड OH और इसके N मॉलिक्यूल। ठीक है। ये तो हो गया 2 कार्बोक्सिलिक एसिड 1 and 2, तो डाई कार्बोक्सिलिक एसिड प्लस डाईऑल, ऑल मतलब OH। मैंने बार बार कहता हूँ आपसे प्रत्येक क्लास में कि फंक्शनल ग्रुप आप याद कर लो, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बिल्कुल बना बनाया हलवा हो जाएगी, जिसे खाने की आपको देर होगी ओनली, इसलिए आप इनको याद करो फंक्शनल ग्रुपों को ज़्यादा से ज़्यादा, जितना हो सके उतना ज़्यादा। ठीक है। चलो तो डाईऑल क्या हो जाएगा, R का मतलब चेन, एक OH इधर ले लो, एक OH इधर ले लो। अब हो सकता है ये R और ये R सेम भी हो, अलग अलग भी हो। ठीक है। उससे कोई आपका फर्क नहीं पड़ने वाला है। नेक्स्ट, इसके भी कितने N मॉलिक्यूल। अब बात हम करते हैं यहाँ पर कि इधर से क्या जाएगा H,
इधर से आपका OH, इधर से फिर H ले लो, इधर से OH ले लो। इनका यदि हम पॉलीमराइजेशन करवाएं तो पॉलीमराइजेशन करवाने पर हमें यहाँ पर क्या मिल जाएगा, बहुलकन करवाने पर इधर से आपका O, फिर C डबल बॉन्ड O, फिर R, फिर नेक्स्ट आपका C डबल बॉन्ड O, इधर से OH गया, H गया, सीधा कौन आ जाएगा आपका O, फिर इसके बाद आपका R और ये आपका N मॉलिक्यूल और प्लस वाटर मॉलिक्यूल आपके रिलीज हो जाएंगे। ठीक है, चलो ये आपका हो गया डाइकार्बोक्सिलिक एसिड और डाइऑल के संयोग से पॉलीएस्टर का निर्माण। अब पॉलीएस्टर कैसे, देखो R, देखो आप R COO यानी कि डबल OR, और ये क्या होता है आपका एस्टर, और N का मतलब क्या हो गया पॉली, पॉली यानी अनेक। ठीक, तो इस तरह से पॉलीएस्टर आपका इस तरह से बन सकता है। नंबर 2 पर मैं ले लेता हूं डाइएस्टर प्लस डाइऑल, डाइएस्टर प्लस डाइऑल। तो डाइएस्टर में क्या हो जाएगा, वही C डबल बॉन्ड R, C डबल बॉन्ड O, OH OH। ये तो है कार्बोक्सिलिक एसिड, और H की जगह मैं R कर दूं तो ये बन गया आपका डाइएस्टर, एक एस्टर COOR COOR, और ये चेन प्लस डाइऑल। डाइऑल का मतलब क्या हो जाएगा, 2 OH, तो यही सेम ले लो OH और OH। क्लियर है, इसके भी N मॉलिक्यूल और इसके भी N मॉलिक्यूल श्रृंखला में लेंगे हम। अब यहां से क्या होगा आपका, तो यहां से यदि आप R निकाल देते हो तो यहां से आपका पूरा का OR चला जाएगा। ठीक है, और यहां से आपका क्या चला जाएगा H, और इधर से R है तो इधर से आपका OH। क्लियर, अच्छा चलो बहुलीकरण करवाएंगे हम, तो क्या होगा आपका O, इधर से C डबल बॉन्ड O, फिर R, फिर नेक्स्ट C डबल बॉन्ड O, फिर इसके बाद OR गया, H गया O, नेक्स्ट आपका R, और फिर यहां से ऑल पावर क्या लगा दोगे N, और बाहर क्या निकलेगा एल्कोहल, ROH क्या होता है एल्कोहल। क्लियर, चलो नेक्स्ट। तो इस तरह से हमने देखा RCOOR एस्टर बन गया। तो पॉलीएस्टर और डाइऑल, ये सॉरी डाइएस्टर और डाइऑल के आपसी कॉम्बिनेशन से, कौन सा कॉम्बिनेशन, कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन यानी कि संघनन बहुलीकरण से, ये भी संघनन बहुलीकरण, ये भी संघनन बहुलीकरण। संघनन बहुलीकरण होता है क्या है, मुख्य उत्पाद के साथ साथ सह उत्पाद भी बनता है तो उसको कहा जाता है संघनन बहुलीकरण। तो मुख्य उत्पाद के साथ साथ सह उत्पाद बना, मुख्य उत्पाद के साथ साथ सह उत्पाद एल्कोहल बना, तो कौन सा बहुलीकरण होगा, कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। ठीक, चलो नेक्स्ट 3rd पर देखते हम डाइहाइड्रोक्सिक एसिड, डाइहाइड्रोक्सिलिक एसिड। तो डाइहाइड्रोक्सिलिक एसिड में क्या करें, OH, देखो डाइहाइड्रोक्सी मतलब 2 OH समूह, और एसिड मतलब एक कार्बोक्सिलिक समूह। तो डाइहाइड्रोक्सिलिक तो OH, चेन का मतलब R, और एक ले लेता हूं मैं C डबल बॉन्ड OH, तो OH OH डाइहाइड्रोक्सिलिक हो गए, और यहां से पूरा देखें तो कार्बोक्सिलिक हो गया, तो इसको बोला जाता है डाइहाइड्रोक्सिलिक एसिड। N मॉलिक्यूल पॉलीमराइजेशन करवा दो, क्या हो जाएगा, यहां से आपका H, यहां से आपका कंप्लीट OH, चलो या फिर यहां से OH और यहां से H। ठीक है, क्या बनेगा O, फिर R, फिर C डबल बॉन्ड O। ठीक है, और यहां से ये फ्री, और ये कंटिन्यू चलता रहेगा। अब यदि आप इसे आगे बढ़ाना चाहो तो नीचे में लिख रहा हूं O R C डबल बॉन्ड O। अब यहां से फिर से यही रिपीट होगा, तो O फिर R फिर C डबल बॉन्ड O, फिर यही रिपीट होगा। तो यहां से देख सकते हो RCOOR, फिर RCOOR, इस तरह से कंटिन्यू चलता रहता है। तो ये भी क्या होता है, एक पॉलीएस्टर होता है। तो इस तरह से हमने देखा कि डाइकार्बोक्सिलिक अम्ल और डाइऑल के संयोग से, डाइएस्टर और डाइऑल के संयोग से, इसके अलावा डाइहाइड्रोक्सिलिक एसिड के संयोग से आप पॉलीएस्टर का निर्माण कर सकते हो। ये जो पॉलीएस्टर होता है इसमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है टेरिलीन या डेक्रोन। ठीक है, जो कि
सबसे ज्यादा प्रचलित और ज्ञात आपका क्या है, पॉलीमर है, जो पॉलीएस्टर के रूप में काम में लिया जाता है। इसके अलावा यदि आपको याद हो तो हम पिछली क्लास में ये बता चुके हैं आपको कि जो जैव निम्नीकृत बहुलक होते हैं, जो सूक्ष्म जीवों के द्वारा अपघटित कर दिए जाते हैं, चाहे पॉलीलैक्टिक एसिड हो, पॉलीग्लाइकोलिक एसिड हो, पॉलीकैप्रोलैक्टोन हो, या बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटाइरेट को बीटा हाइड्रोक्सी बेलेरेट, ये 4 जैव निम्नीकृत बहुलक भी आपको बताए गए थे, ये भी पॉलीएस्टर थे। ठीक है, ये भी क्या थे आपके, पॉलीएस्टर। क्लियर? तो 4 तो वो पॉलीएस्टर, एक टेरिलीन या डेक्रोन, और इसके अलावा पूछे और पॉलीएस्टर क्या होते हैं तो आप बता सकते हो डाई कार्बोक्सिलिक एसिड प्लस डाइऑल, ये तो आपका टेरिलीन या डेक्रोन ही हो गया। डाई एस्टर या डाइऑल, डाई हाइड्रोक्सिलिक एसिड, इसके अलावा जो डाइऑल होते हैं उनके आपसी स्वसंगनन बहुलीकरण से, ये भी स्वसंगनन है। स्वसंगनन मतलब स्वयं का स्वयं के साथ संगनन बहुलीकरण। यहां पर भी क्या बाहर निकला आपका, H2O मॉलिक्यूल बाहर निकलते हैं, तो ये स्वसंगनन बहुलीकरण हुआ। ठीक, और यहां पर भी आपका क्या बन जाता है, पॉलीएस्टर बन जाता है। पॉलीएस्टर का सबसे ज्ञात उदाहरण मैंने आपको बता दिया, टेरिलीन या डेक्रोन होता है। इसके अलावा ये जो पॉलीएस्टर होते हैं आपके, ये रेसे होते हैं। क्या होते हैं ये रेसे होते हैं। तो वस्त्र उद्योग में सबसे ज़्यादा काम में लिए जाते हैं। वस्त्र उद्योग जो होता है आपका, उसमें सबसे ज़्यादा ये काम में लिए जाते हैं, रेसे होते हैं। इसके अलावा सिर स्त्राणों या सिर स्त्रान, ये क्या होता है भाई, संस्कृत का शब्द आ गया, आप हंसोगे जब इसका नाम जानोगे। हेलमेट को बोलते हैं, समझ गए? हेलमेट इंडिया में कोई नहीं लगाना चाहता, लेकिन लगाना क्यों चाहता है कि पुलिस वाले पकड़ के चालान ना काट दें। हमारे इंडिया में कोई नियमों की पालना नहीं करता है, कोई भी नियमों को नहीं मानता है, बस नियम माने जाते हैं तो भय से, डर से। जैसे कोरोना में मास्क लगाकर चलते हैं ना, तो पुलिस कहीं चालान नहीं काट दे इसलिए मास्क लगाते हैं। ये नहीं कि कोरोना हो जाएगा इसलिए मास्क लगाएं, चालान ना कट जाए इसलिए मास्क लगाया जाता है ओनली। हेलमेट इसलिए नहीं लगाया जाता कि दुर्घटना हो जाएगी तो हम मर जाएंगे, हेलमेट इसलिए लगाते हैं कि कहीं चालान न कट जाए, पुलिस वाले ना देख लें। और कई लोग तो हेलमेट इसलिए नहीं पहनते कि बाल खराब नहीं हो जाएं। तो सिरस्त्रान यानी हेलमेट बनाने में भी इसका उपयोग किया जाता है, किनका, पॉलीएस्टर का। इसके अंदर धागे होते हैं जो इससे ही बनाए जाते हैं, ये एक प्रकार के रेसे हैं। चलो अब नेक्स्ट बात करते हैं हम, जो इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है इसका, टेरिलीन या डेक्रोन। ये तो हो गए आपके पॉलीएस्टर बनाने के मेथड। तो पॉलीएस्टर में सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल होता है आपका टेरिलीन, और उसका दूसरा नाम है डेक्रोन। तो ये हमारे पॉलीएस्टर कंप्लीट हो गए। अब बात करेंगे हम टेरिलीन या डेक्रोन की। लेकिन इससे पहले एक बात और याद कर लो आप, जो हमने पॉलीएस्टर पढ़े हैं, इन पॉलीएस्टरों में यदि देखो, मैंने अभी बताया था आपको R C डबल बॉन्ड OH और C डबल बॉन्ड OH। यहां पर जो मैंने R लिया है, R, ये 2 प्रकार का हो सकता है। क्या हो सकता है, एक तो ये एलिफेटिक हो सकता है, एक ये एरोमेटिक हो सकता है। अब आप कहोगे ये क्या चीजें आ गई, खुली श्रृंखला और एरोमेटिक मतलब बेंजीन युक्त वाले कंपाउंड यानी एरोमेटिक पदार्थ, जो आगे हम डिटेल में बात करेंगे। अभी आप ये मान सकते हो बेंजीन वलय युक्त, ये बोल सकते हो बेंजीन वलय युक्त। ठीक है, तो खुली श्रृंखला जैसे कि CH3 CH2 CH3, ठीक है, CH2 CH2 CH3, इस तरह की खुली श्रृंखला। ठीक है, जैसे R को मैं यहाँ पर ले लेता हूँ CH2, तो ये एलिफेटिक है एक कंपाउंड, यहाँ पर मैंने CH2 लिया। लेकिन यदि मैं यहाँ पर बेंजीन वलय लगा दूँ तो ये टर्पथैलिक अम्ल हो गया जो एरोमेटिक हो गया। तो यदि खुली हुई श्रृंखला चल रही है, कोई बेंजीन वलय युक्त कंपाउंड नहीं है, तो उसको तो हम बोलेंगे एलिफेटिक। ठीक है, और यदि कोई बेंजीन वलय युक्त कंपाउंड है या हकल्स रूल को फॉलो कर रहा है, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो कर रहा है, या ईच कार्बन कंटेन sp2 हाइब्रिडाइजेशन को फॉलो कर रहा है, और ये समझ में नहीं आ रहा है, तो आप याद करोगे बेंजीन वलय युक्त है, तो वो आपका एरोमेटिक हो जाएगा।
तो यदि वो एलिफेटिक वाला है, पॉलिएस्टर कैसा है, एलिफेटिक पॉलिएस्टर है, तो एलिफेटिक पॉलिएस्टर होने पर इसका गलनांक बहुत कम हो जाता है, 50 से 80 डिग्री सेंटीग्रेड ओनली, ठीक है। लेकिन एरोमेटिक होने पर गलनांक के मान बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, और एलिफेटिक पॉलिएस्टर बहुत ज़्यादा काम के भी नहीं होते हैं। हमारे एरोमेटिक पॉलिएस्टर ही बहुत ज़्यादा यूजेबल होते हैं, ज़्यादा काम में लिए जाते हैं। तो ये बात आप याद रखोगे, एलिफेटिक इतने ज़्यादा यूजेबल नहीं है जितने ज़्यादा एरोमेटिक है। और टेरिलिन या जो डेक्रोन होता है उसमें एरोमेटिक ही यूज में आता है, टर्पथैलिक अम्ल। जैसे देखते हैं अब टॉपिक ही हमारा है टेरिलिन या डेक्रोन। तो फोर्थ पर लेता हूं मैं टेरिलिन या डेक्रोन। टेरिलिन या डेक्रोन, इसकी जो एकलक इकाई है, एकलक इकाई के रूप में यहां पर दो चीजें काम में ली जाती हैं, एक तो एथिलीन ग्लाइकॉल यानी कि डाइऑल, और दूसरी काम में ली जाती है टर्पथैलिक या टरथैलिक अम्ल। तो एथिलीन ग्लाइकॉल क्या होता है आपका, OH CH2 CH2OH। अच्छा, एलिफेटिक है या एरोमेटिक है, एलिफेटिक, खुली श्रृंखला है, ठीक है, प्लस C डबल बॉन्ड OH, एक बेंजीन बले C डबल बॉन्ड OH, दोनों साइड क्या लगा लोगे आप, N मॉलिक्यूल, ठीक है। ये कैसा है आपका एरोमेटिक टरथैलिक अम्ल। यहां से आपका H जाए तो यहां से OH, यहां से फिर H और यहां से OH, और दोनों का बहुलीकरण जब हो जाएगा तो बोलते चलो O CH2 OH गया, H गया सीधा O, C डबल बॉन्ड O, फिर बेंजीन वलय के बाद यहां पर आ जाएगा आपका C डबल बॉन्ड O, और पूरे पर क्या लगा दोगे, होल पावर N, और कौन से मॉलिक्यूल बाहर निकलेंगे, वाटर के मॉलिक्यूल बाहर निकलने लग जाएंगे। ये जो वाटर मॉलिक्यूल हैं, इसके निकलने के कारण इसको क्या बोला जाता है, संगनन बहुलीकरण। और ये समबहुलक है या सहबहुलक है, तो दो अलग अलग प्रकार की एकलक इकाई मैंने यहां पर यूज ली है, इस कारण इसको हम क्या बोलेंगे, सहबहुलीकरण। तो ये संगनन बहुलीकरण का एक एग्जाम्पल है आपका टेरिलिन या डेक्रोन। टेरिलिन या डेक्रोन मेनली रेसे होते हैं, क्या होते हैं, ये रेसे होते हैं यानी कि धागे होते हैं, और इनका उपयोग वस्त्र उद्योग में किया जाता है सबसे ज्यादा। टेरिलिन या डेक्रोन के द्वारा नाव की पाल बनाई जाती है, ठीक है, नाव की पाल बनाई जाती है, रस्सियां बनाई जाती हैं, बेल्ट बनाए जाते हैं, ठीक है। टेरिलिन या डेक्रोन का उपयोग इन चीजों के निर्माण में किया जाता है, और ये एक एरोमेटिक पॉलिएस्टर आपका हो जाता है। क्लियर। तो यहां आकर आपके 4 औद्योगिक महत्व के पॉलीमर कंप्लीट हो जाते हैं। तो आज की क्लास में हम 4 एलिफेटिक पॉलिएस्टरों को कंप्लीट कर चुके हैं। नेक्स्ट क्लास में हम बचे हुए एलिफेटिक और एरोमेटिक पॉलिएस्टरों को कंप्लीट करेंगे। आज की क्लास में आपके औद्योगिक महत्व के 4 बहुलक हैं वो कंप्लीट हो गए हैं। आज के लिए इतना ही।